हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 3 का जो हमारा टॉपिक है वो है जनगणना परिदृश्य। यानी कि आज हम पॉपुलेशन की बात करेंगे और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन की बात करेंगे, भारत की जनगणना की बात करेंगे। तो हम अलग से टॉपिक को पढ़ेंगे भारत की जनगणना के अंतर्गत। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हमारा है आपके जनगणना परिदृश्य या जनसंख्या परिदृश्य की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश की 2 क्लासें, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और उसकी जलवायु से संबंधित हमने व्याख्या की है। उसके बाद में हमने जो आपका सिनेरियो जो लिया था, मिट्टी, कृषि व पशुपालन से संबंधित प्रश्नों को देखा था, उनकी डिटेल को देखा था। आज हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के जनगणना परिदृश्य की या कह सकते हैं जनसंख्या परिदृश्य की। तो उत्तर प्रदेश में आपके 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो उन्हीं 75 डिस्ट्रिक्टों की हम लगातार बात करेंगे कि भाई जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, जो 75 जिले हैं, उन्हीं पर हमको आगे पीछे घूम फिर के चलना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75। 75 जिले में से आपके कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, डिवीजन कितने हैं? 18 हैं। डिस्ट्रिक्ट आपके 75 हैं। ठीक है, इतनी सी बात सभी लोगों को पता होगी। तो आज का टॉपिक इसी बेस पर निर्भर है और इस बेस पर निर्भर है तो हम पढ़ेंगे जनगणना आखिर क्या है। ठीक है, जनगणना की अगर हम पॉइंट की बात करें, जनगणना को हम कह सकते हैं जनसंख्या। ठीक है, जनगणना को हम क्या कह सकते हैं? जनसंख्या कह सकते हैं। ओके, तो जनसंख्या की अगर बात करेंगे, अगर प्रश्न कई बार आपके आरओ या आरओ पीसीएस एग्जाम में पूछा गया कि जनसंख्या का जो शब्द है उसके अंतर्गत पूछा गया कि जनसंख्या दिवस कब बनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाते हैं। तो देखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस हम मनाते हैं 11 जुलाई। तो 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। और अगर यही से प्रश्न पूछा आता है, स्टडी ऑफ जनसंख्या या बोल रहे पॉपुलेशन, कुछ लोगों को पोल्यूशन और पॉपुलेशन में अंतर डिफरेंस समझ में नहीं आता, तो बता दें पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या और पोल्यूशन का मतलब होता है आपके प्रदूषण। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कराता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कराता है? डेमोग्राफी। ठीक है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता? डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। एक बात आपके मन में भी आती होगी कि भाई जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है। तो आपको पता है कि जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है। आप लोग अपने मन से मन लगा लेना कि जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है। मन वाले समझ ही गए होंगे कि भाई मन से लगाने के लिए बोला है तो पता नहीं क्या बोल दिया हो। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है, ये बात आप मन में मत सोचिएगा कि जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है। आप इकोनॉमिक्स के अनुसार या आप भारत की जो जनगणना की जाती है उसके अनुसार समझिएगा कि जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है। तो प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक मिनट में जनसंख्या तो बढ़ती है, लेकिन क्या है, मृत्यु दर में कमी है। तो जनसंख्या बढ़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी। तो जनसंख्या बढ़ने का कारण यह है कि अगर 1000 बच्चों का जन्म होता है तो वहां पर मृत्यु जो है वो 100 से भी कम होती है। ये आपके सर्वे के अकॉर्डिंग बात की जा रही है। तो जनसंख्या बढ़ने का जो महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है? मृत्यु दर में कमी। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ने का ये महत्वपूर्ण कारण आपका हो गया। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन किसे कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। और जनसंख्या दिवस आपको 11 जुलाई को मनाते हैं। आपको बता दें कि इतनी लाइन में से आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा, वो प्रश्न होगा कि जनसंख्या दिवस कब बनाते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या, अब देखिएगा जनगणना की अगर बात करेंगे तो भारतीय संविधान में, अगर भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूची है? तो भारतीय संविधान में टोटल अनुसूची जो है आपकी 12 अनुसूची है भारतीय संविधान में। और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत एक आती है 7वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत एक 7वीं अनुसूची आती है। उस अनुसूची में 3 सूचियों का विवरण है। कितनी सूचियों का विवरण है? 3 सूचियों का। संघ सूची, राज्य सूची और आपके समवर्ती सूची।
तो उस सूची में 3 सूचियों का विवरण है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वे विषय जो केंद्र के अंतर्गत आते हैं उन्हें केंद्र सूची में रखा जाता है। जैसे बैंकिंग, बैंकिंग का सब कामकाज कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, ठीक है। जैसे अगर हम कहें तो डिफेंस यानी कि रक्षा, ठीक है। ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची की बात करेंगे तो देखिए कृषि, कृषि किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है, ठीक है। ऐसे ही अगर समवर्ती सूची की बात करेंगे तो जनगणना किस सूची के विषय? अगर यहाँ पे समवर्ती सूची की बात करेंगे तो आपका शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई जो हमारा जनगणना है, जो हमारी जनगणना है वो किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है या संघ सूची का विषय है, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारी जनसंख्या है वो आपके किस सूची का विषय है? तो जनगणना जो है वो किस सूची का विषय है, ठीक है। जनगणना जो है वो किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 246 इससे क्या है? संबंधित है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 246 आपके जनगणना से संबंधित है। जनगणना जो है आपके किस सूची का विषय है? तो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में से जो आपकी 7वीं अनुसूची है उसमें 3 विषय हैं, संघ, राज्य और समवर्ती। तो उसमें किस सूची का विषय है? आपके आर्टिकल नंबर 246 के अंतर्गत संघ सूची का विषय है। इतनी बात शायद आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो पूछा जा सकता है कि जनगणना को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो धारा 246 या अनुच्छेद 246 के अंतर्गत रखा गया। कृषि जो है आपके राज्य सूची का विषय है, ठीक है। कृषि जो है वो आपके राज्य सूची का विषय है। अब अगर मैं पूछ लूं कि भारतीय संविधान जो है 12वीं अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की चर्चा की गई है, ठीक है। अब देखिएगा जनगणना की अगर बात करें यहाँ पे, तो पहली जनगणना किस कब हुई थी? पहली जनगणना तो सभी को पता है कि पहली जनगणना 1872 में हुई थी। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। जब 1872 में पहली जनगणना हुई थी तो इस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? तो भारत के वायसराय जो यहाँ पर रहे थे वो कौन रहे थे? लॉर्ड म्यू। तो कह सकते हैं कि जो पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उस समय जो वायसराय का जो पद था, गवर्नर जनरल का जो पद था उसे क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया। तो भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड म्यू। तो उसी की तर्ज पर हम आगे बढ़ते चले गए और 1872 में पहली जनगणना हुई थी। तो उस समय भारत के जो वायसराय थे उन्हें हम लॉर्ड म्यू के नाम से जानते हैं, यानी कि उस समय कौन थे? लॉर्ड म्यू थे। और लॉर्ड म्यू का शासनकाल 1869 से लेकर 1872 के अंतर्गत पड़ा, ठीक है। अब देखिएगा कि इन पे पॉइंट नोट करिएगा कि एकमात्र ऐसे वायसराय थे भारतीय इतिहास में, एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल में ही हो गई, जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल में ही हो गई। एकमात्र ऐसे वायसराय थे, ठीक है। अब आ गए हम सेकंड प्लेस पर, यानी कि विधिवत रूप से कब हुई? जो आज की डेट पे हो रही है विधिवत रूप से, विधिवत बोल दे या नियमित रूप से जनगणना कब हुई? ठीक है, तो नियमित रूप से जनगणना हुई थी आपके 1881 में। और 1881 में हुई थी तो 1881 में जो आपके वायसराय थे कौन थे? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन यहां से वायसराय थे और लॉर्ड रिपन यहां से वायसराय रहे होंगे तो इनका शासनकाल 1880 से लेके 1884 के मध्य था। 1880 से लेके 1884 के मध्य था, ठीक है। तो विधिवत रूप से पूछा जाए, जो हमारी आज की जो जनगणना होती है वो विधिवत रूप से होती है। तो 1881, 1891, फिर 1901, 1911, 1921, यानी कि हर 10 वर्ष के अंतराल पर, कितने वर्ष के अंतराल पर? हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। हर 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना की जाती है। नियमित रूप से, विधिवत रूप से जनगणना होने लगी थी, ओके। तो जनगणना जब होने लगी थी, पहली जनगणना हो गई लॉर्ड व्यू के शासनकाल में हो गई, नियमित रूप से जनगणना हो गई और लॉर्ड रिपन ने स्टेटमेंट दे दिया था कि भाई हर 10 वर्षों के बाद में
भारत में क्या करी जाएगी, जनगणना की जाएगी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। कब हुई थी, 1951 में हुई थी। और लॉर्ड रिपन को लोकल गवर्नेंस यानी कि स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं किसे, लॉर्ड रिपन। ओके, तो ये भारतीय संविधान के अंतर्गत ये पूरी कंप्लीट हमने देखा है कि कहां पर रखा गया है, कैसे जनगणना को लाया गया है भारत में। ठीक है, तो 1872 में पहली, 1881 में दूसरे प्लेस पर। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, और नेक्स्ट मूव करते हैं कि जनसंख्या। अब हम तीन चीजों की बात करेंगे। एक तो करेंगे जनसंख्या, दूसरी बात करेंगे भाई क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल में रहती है। ठीक है, और दो देखते हैं पहले। ठीक है, क्षेत्रफल और जनसंख्या। तो देखिएगा, भारत की तुलना हम किससे करेंगे, विश्व से करेंगे। देखिएगा, हमारे पास में 3 पॉइंट होते हैं। एक तो होता है विश्व, फिर होता है भारत, अब फिर होता है जिस स्टेट में हम रहते हैं। यानी कि हम किस स्टेट की चर्चा कर रहे हैं, हमारा जो स्टेट है यहां से कोई यूपी, यानी कि हम यूपी स्पेशल पढ़ते हैं तो हम यूपी की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहां से आपकी जो भारत की जो तुलना की जाएगी वो किससे की जाएगी, विश्व से तुलना की जाएगी। और जो उत्तर प्रदेश की जो तुलना की जाएगी वो किससे की जाएगी, भारत से की जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं, दो एरिया है, एक तो मेरा पॉपुलेशन का एरिया है, एक मेरा क्षेत्रफल का एरिया है। ठीक है, दो की बात करेंगे। तो अगर मैं पूछूं कि विश्व के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, यानी कि विश्व के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, पहली बात मैं भारत की करूंगा दोनों में, अब फिर भारत के बाद उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। ठीक है, एक बात आप जानते हो कि भारत की तुलना किससे करेंगे, तो भारत की तुलना हम विश्व से करेंगे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की तुलना हम भारत से करेंगे। ठीक है, तो विश्व के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, अगर मैं कहूं विश्व के अनुसार भारत की जनसंख्या 2.4% है। कितना है, 2.4% है। ठीक है क्या, बताइएगा, आपने कई बार पढ़ी होगी। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, तो कृपया ध्यान रखिएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, विश्व के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो आपके 17.5% है। कितना है, 17.5%। ठीक है, गलत वो भी नहीं था, अभी पता चलेगा गलत क्यों नहीं था। तो विश्व के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 17.5% है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत के अनुसार कितनी है, या भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो आपके 16.5% है। बात समझ में आ गई कि भारत के की तुलना हम विश्व करें तो विश्व के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, विश्व के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, 17.5 है। और भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 16.5 है। इसी प्रकार देखिएगा, विश्व के अनुसार भारत का क्षेत्रफल 2.4% है, वो क्षेत्रफल था। और भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 7.33% है। 7.33% है। बात समझ में आ गई, तो इसको देखिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी आपको भारत के अनुसार अगर याद करना है, उत्तर प्रदेश में याद करना है, तो कुछ इस प्रकार के रेशियो हमारे बनते हैं। ठीक है, कितने बनते हैं, यानी कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन का जो रेशियो होगा वो 17.5 से लेके, ठीक है, 16.5 रहा होगा। और जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल का जो रेशियो है वो 2.4 से लेके 7.33 तक रहा होगा। तो इतनी सी बात हमको याद करनी है, और यही बात आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली जो बात है वो आपकी यही है। ठीक है, यही सबसे ज्यादा बात पूछी जाती है। तो यहां से भी हम लाइन को कट कर सकते हैं, यानी कि ये जो रेशियो है पॉपुलेशन का है, और ये जो रेशियो है वो कितना है, क्षेत्रफल का रेशियो है।
ठीक है, तो कृपया करके आप इसको जरूर बना लें। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये पूछा गया तो आपसे पेपर में आपके कई सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आप हल्के में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं कुल आबादी की। ठीक है, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। कुल आबादी या कहते हैं कुल जनसंख्या। ठीक है, पीडीएफ आपको वीडियो समाप्त होने के बाद में नीचे कमेंट्स बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जिससे आपको रिटन पीडीएफ मिलेगी। इससे रिटन पीडीएफ मिलेगी जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन आपसे मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप अपने नोट्स बना लें, उस पीडीएफ के चक्कर में ना रहें। ठीक है, कुल आबादी या कुल जनसंख्या किसकी? उत्तर प्रदेश की। तो देखिएगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या सभी को पता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो आपके भारत नहीं चीन में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में है। चीन के बाद अगर बात करेंगे भारत में है। भारत के बाद अमेरिका, और अमेरिका के बाद अमेरिका के बाद इंडोनेशिया। और अगर मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश कह दूं तो शायद मैं नहीं समझूंगा कि मैंने कोई पॉइंट गलत बोल दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश तो भारत का एक राज्य है। उत्तर प्रदेश तो भारत का एक राज्य है, तो मैं अगर उत्तर प्रदेश यहाँ पे बोल दूं तो मैं इस चीज को नहीं समझूंगा कि मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश तो एक भारत का राज्य है, तो देशों के अकॉर्डिंग कैसे चल गया? सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में है, उसके बाद भारत में है, फिर अमेरिका में है, फिर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो जनसंख्या रही थी वो आपके 9.4 रही थी, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 9.5 करोड़ से प्लस रही थी। तो अगर उत्तर प्रदेश को हम देश एक माने तो उत्तर प्रदेश को हम चौथे स्थान पर बैठा सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश को एक देश माने तो उत्तर प्रदेश में इतनी जनसंख्या है कि उसको हम चौथे स्थान पर रख सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो चौथे स्थान पर अगर उत्तर प्रदेश को रखते हैं तो इसमें कोई नाइंसाफी नहीं है। उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य होते हुए भी सबसे ज्यादा अप्रॉक्स 20 करोड़ जनसंख्या अपने अंदर समाहित करता है। सबसे ज्यादा कहां पर? आपके चीन में। ठीक है, अब यहां से अगर चलते हैं हम ओवरऑल, अब देखते हैं कि क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो आपको पता है विश्व में सबसे ज्यादा रूस का है, और रूस के बाद कनाडा का है। अब भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है, और उसके बाद आपके मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद आपका एमपी है। मैंने आपको डिटेल पार्ट में पढ़ाया था। महाराष्ट्र के बाद क्या है? महाराष्ट्र के बाद यूपी है। मैंने आपको डिटेल पार्ट में पढ़ाया था, बिल्कुल एकदम डिटेल पार्ट में मैंने आपको ये बात बताई थी कि भाई ये जो क्षेत्रफल है ना, ये कितना है? तो क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का जो प्लेस है वो कितना है? 4th प्लेस पर उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, कितने पे आता है? 4th प्लेस पर क्षेत्रफल के मामले में आता है। और भारत के अनुसार अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 7.33% है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, इसके अनुसार, भारत के अनुसार। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद हो चुकी होगी। अब अगर मैं बात करूं कि कुल आबादी उत्तर प्रदेश की कितनी है, एग्जिट डाटा की अगर बात करूं, ठीक है, तो 1998-12-341 ये आबादी है उत्तर प्रदेश की। 19 करोड़ के अप्रॉक्स में आबादी है, जिसमें से पुरुष भी होंगे और जिसमें से महिलाएं भी होंगी, बिल्कुल होंगी, है ना? पुरुष भी होंगे और महिलाएं भी होंगी। तो पुरुष का जो प्रतिशत है वो आपके है 52.29%, और महिलाओं का जो प्रतिशत है वो है आपका 47.71%। तो एक बात ये देखिएगा आप लोग कि जो आपकी जनसंख्या है 100%, जनसंख्या टोटल आबादी जो है वो कैसी है? 100% टोटल आबादी है, और 100% आबादी में से जो हमारे पुरुषों का जो परसेंटेज बैठता है वो आपके अप्रॉक्स 53% बैठता है, और जो महिलाओं का परसेंटेज बैठता है वो अप्रॉक्स आपका 48% या कह सकते हैं 47% परसेंटेज बैठता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी। तो अब अगर बात करें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है,
ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कितने जिलों की बात करनी है हमको, यानी कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इन्हीं जिलों के अंतर्गत हमें घूमना है। 75 जिले, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। और अगर बात करें तो लोकसभा की सीटें जो हैं वो कितनी हैं आपकी, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं। और यहां से राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 41। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 41 हैं आपके। और विधानसभा की सीटें 403 हैं, 403 प्लस 1 है। और विधान परिषद की सीटों की संख्या 100 है। तो इन्हीं क्षेत्रों के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश के 75 जिलों पर ही हमें घूमना है कि भाई कहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी और कहां पर सबसे कम जनसंख्या होगी। और तो कहीं हमें जाना ही नहीं है यहाँ से। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर होगी, सबसे कम जनसंख्या कहां पर होगी। तो अगर मैं बोलूं यहाँ से तो 2 2 3 3 4 4 लमसम में 4, यानी कि ऑप्शन में 3 आते हैं 4 आते हैं, तो हमें 4 ही याद करने। तो सर्वाधिक जनसंख्या, अब उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से ऐसा कौन सा जिला होगा जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या होगी, बताइएगा। सबसे अधिक जनसंख्या, फिर यहीं पर हम पूछ सकते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर होगी, सबसे न्यूनतम जनसंख्या कहां पर होगी। ठीक है, एक एक नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से बनाइएगा एक एक नोट। तो टॉप 3 या टॉप 4 पे हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद के बाद अगर बात करेंगे तो मुरादाबाद, और मुरादाबाद के बाद में देखेंगे तो गाजियाबाद। कहां पर आपकी, गाजियाबाद। और गाजियाबाद के 4 की बात करेंगे तो गाजियाबाद के बाद होगी आजमगढ़। ठीक है, दिख रहा है सभी लोगों को, क्या होगी, आजमगढ़। ठीक है, शायद एक क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। सबसे कम अगर बात करेंगे तो सबसे कम है आपके महोबा में। ठीक है, महोबा में सबसे कम जनसंख्या। आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि जो हमारे प्रश्न जो बनेंगे, जो आपके 38 प्रश्न जो आगे दिए गए हैं वो आपके कुछ इसी प्रकार के होंगे। ठीक है, फिर आपका चित्रकूट में है सबसे कम जनसंख्या, फिर कह सकते हैं हमीरपुर में, और फिर कह सकते हैं हम श्रावस्ती में। तो टॉप हमें 4 की स्टडी करनी है। टॉप 4 आप देख लीजिएगा, एक बेहद अच्छी क्वालिटी में आपको एजुकेशन को प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो कृपया करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते रहिएगा। पूरे 20 वीडियो की चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल में, 20 वीडियो, एकदम 20 वीडियो की चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल में। और यही हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बनते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या को देखा कि सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो आपके किन क्षेत्रों में मिलेगी। तो सर्वाधिक जनसंख्या इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ में मिलेगी। न्यूनतम जनसंख्या किन क्षेत्रों में मिलेगी, तो देखिएगा महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती में न्यूनतम जनसंख्या आपको मिलेगी। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी और उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपको पीडीएफ तो मिलेगी लेकिन फिर भी आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखिएगा कि कुछ जनसंख्या ऐसी भी होती है जो 0 से 6 के मध्य होती है। ऐसी होती है 0 से 6 के मध्य। तो अगर मैं 0 से 6 आयु वर्ग के लोगों को ले लूं, 0 से 6 आयु वर्ग के लोगों को ले लूं यहां से, ठीक है, तो इसमें भी वही रेशियो बनेगा कि भाई सर्वाधिक कहां पर है और न्यूनतम कहां पर है। सर्वाधिक कहां पर है और न्यूनतम कहां पर है, ये रेशियो इसमें भी बनेगा। तो देखिएगा सर्वाधिक आपके इलाहाबाद में पढ़ा हमने, सर्वाधिक कहां पर है, तो भाई शिशुओं में भी सर्वाधिक इलाहाबाद में है। और न्यूनतम कहां पर है, महोबा में है। वही हमने पढ़ा था 0 से 6 के अंतर्गत, और 0 से 6 के अंतर्गत हमने यहाँ भी पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अगर अभी हमने पढ़ा था कि दूसरे नंबर पे आपका मुरादाबाद है, यहाँ पे क्या है आपका मुरादाबाद है। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि ओवरऑल पॉपुलेशन में दूसरा नंबर आपके चित्रकूट का है, तो यहाँ पर किसका नंबर होगा, आपके हमीरपुर का। तो टॉप 2 आपके बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। मान लीजिएगा ऑप्शन में महोबा ना होकर क्या आएगा, तो आपका हमीरपुर आएगा। ठीक है, अब आप एक पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, बताइएगा, मैं आपके लिए लिख दूं। ठीक है,
कि 2011 हम जो जनगणना जो पढ़ रहे हैं वो आपको पता है कि 2011 की पढ़ रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग, 0 से 6 जो आयु वर्ग के बच्चों का जो प्रतिशत है वो कितना है। तो ये पेपर में पूछा गया है 15.41% है। बच्चों का प्रतिशत कितना है तो 4 पॉइंट यानी कि 15.41% है आपका, 41% है 0 से 6। तो सर्वाधिक प्रतिशतता कहां पर है और सबसे कम प्रतिशतता कहां पर है। अगर बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशतता कहां पर होगी। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रतिशतता देखने को मिलेगी बहराइच में, बहराइच में मिलेगी। नेपाल से सीमा को स्पर्श करेगा ना, बहराइच में मिलेगी। और कम प्रतिशतता कहाँ देखने को मिलेगी तो कम प्रतिशतता आपको कानपुर में देखने को मिलेगी, जिसे उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं। तो सबसे कम यहाँ पर और सबसे ज्यादा आपके यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, इतनी सी बात हमें स्पष्ट हो गई। यानी कि जनसंख्या का कुल आबादी से हमारा प्रश्न आता है तो उम्मीद करता हूं कि कुल आबादी का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, कुल आबादी का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अगर बहराइच की लीजिए बात कर लेते हैं 18.77 है ओवरऑल और कानपुर में 11.13% है, बट प्रतिशत की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको बता दिया। तो 0 से 6 का रेशियो ये रहा, देख लीजिएगा 0 से 6 में सेम ही सेम है। लेकिन जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारा प्रतिशत है 0 से 6 का वो कितना है 15.41% है। और ओवरऑल अगर बात करेंगे सर्वाधिक बहराइच में है और सबसे कम कहां पर है तो सबसे कम कानपुर में है। ये हमने ओवरऑल कुल आबादी के लिए देखा। ठीक है, ये ओवरऑल हमने कुल आबादी के लिए देखा। तो क्या कॉन्सेप्ट आप लोगों का पूरी तरह से क्लियर हो गया। आप सभी लोग बताइएगा कि सर कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अब हेडिंग डाल लेते हैं वृद्धि दर। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। वृद्धि दर, तो वृद्धि दर जो होती है वो दशकीय आधार पर की जाती है। दशकीय का मतलब है 10 वर्षों पर। दशकीय का मतलब है कि वृद्धि जो होगी वो 10 वर्षों पर की जाएगी, इसीलिए दशकीय बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको हम, दशकीय बोलते हैं। तो दशकीय वृद्धि दर तो 2001 से लेकर 2011, 2001 से लेकर 2011। ठीक है, तो 2001 से लेकर 2011 की बात अगर करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितनी बड़ी थी। तो 20.22 बड़ी थी। ये तो आपके उत्तर प्रदेश की है, ये कहाँ की है तो 2001 से लेके 2011 के मध्य जो वृद्धि दर बढ़ी थी, 10 की वृद्धि दर, वो कितनी थी तो 0.22% थी। लेकिन अगर भारत की बात करेंगे तो भारत की औसत वृद्धि दर कितनी थी, यानी कि भारत की जनगणना की बात करेंगे तो भारत की औसत वृद्धि दर कितनी थी तो 17.17 थी, यानी कि 17.7% थी। तो हम बोल नहीं सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की औसत वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर से अधिक थी। ये स्टेटमेंट लेवल का प्रश्न बन सकता है। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर, उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर भारत की, भारत की या राष्ट्र की, भारत की औसत वृद्धि दर से, औसत वृद्धि दर या बोले दशकीय वृद्धि दर, औसत वृद्धि दर या दशकीय वृद्धि दर से अधिक थी।
बात आप समझ गए होंगे कि भारत की औसत जो वृद्धि दर थी 2001 से लेकर 2011 में जनगणना तो भारत में भी की गई होगी, तो वहां पर जो जनगणना की गई थी उसकी औसत वृद्धि दर कितनी थी? 17.7 थी। और उत्तर प्रदेश की जो औसत वृद्धि दर थी वो 20 यानी कि 20.2 थी। तो उत्तर प्रदेश की तो भारत की वृद्धि दर से अधिक वृद्धि दर रही होगी ना, रही होगी, हाँ या ना बताइएगा। इसमें अगर बात करेंगे, हम बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की करेंगे, तो यूपी की अगर बात करेंगे तो देखिएगा महिला की बात करेंगे और पुरुषों की बात करेंगे, यानी कि महिला की बात करेंगे पुरुषों की बात करेंगे। ठीक है, तो पुरुषों की बढ़ी थी हमारी 19.31, पुरुषों की कितनी बढ़ी थी? 19.31। और महिलाओं की जो बढ़ी थी ओवरऑल 21.23 बढ़ी थी, यानी कि महिलाओं की तो बढ़ोतरी ज्यादा थी ना यहाँ से। तो ओवरऑल हमारा कितना प्रतिशत बढ़ा था? तो ओवरऑल अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो ओवरऑल हमारा A% बढ़ा था। ठीक है, ओवरऑल हमारा जो प्रतिशत बढ़ा था वो क्या बढ़ा था? A बढ़ा था। तो याद रखिएगा A भी पूछा जा सकता है। अब उसमें स्टेटमेंट दूसरा बढ़ा दिया गया कि भाई औसत वृद्धि दर या दशकीय वृद्धि दर में महिलाओं की वृद्धि ज्यादा थी, पुरुषों की कम थी। तो बिल्कुल देखिएगा महिलाओं की तो ज्यादा हो गई, अब पुरुषों की क्या हो गई? पुरुषों की कम हो गई, एकदम पुरुषों की कम हो गई, अब महिलाओं की देखिएगा ज्यादा हो गई। ठीक है, तो महिलाओं की ज्यादा औसत वृद्धि दर थी 10 वर्षों में, पुरुषों की क्या थी? कम थी। पुरुषों की क्या थी? कम थी। अब सर्वाधिक अगर बात करेंगे तो सर्वाधिक कहां पर हुई? एक तो सर्वाधिक हर बार में बात करनी पड़ेगी और एक न्यूनतम। तो सर्वाधिक औसत वृद्धि दर जो हुई थी वो कहां पर हुई थी? तो सर्वाधिक औसत वृद्धि दर बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक थी। अब कानपुर में क्या थी? चलिए माइनस लगा लेते हैं, कानपुर में क्या थी? न्यूनतम थी। कानपुर में क्या थी? न्यूनतम थी। तो औसत वृद्धि दर जो सर्वाधिक थी वो गौतम बुद्ध नगर में थी, और जो कम थी वो कहां पर थी आपके? ठीक है, कम की अगर बात करेंगे तो कम सबसे कम यहाँ पर कानपुर में थी। कानपुर की बात अगर दूसरा प्लेस बात करेंगे तो हमीरपुर। ठीक है, कानपुर नहीं बनता तो हमीरपुर। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो भाई गाजियाबाद, सर्वाधिक कहाँ थी? तो गाजियाबाद में थी। कहां पर थी सर्वाधिक? तो सर्वाधिक थी गाजियाबाद में। शायद आपको एक एक पॉइंट स्पष्ट होता होगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता होगा कि भाई औसत वृद्धि दर जो थी वो आपके कुछ इसी प्रकार की थी। ठीक है, तो हमने जितनी भी हमारी आबादी थी, कुल आबादी जो थी उसके अंतर्गत हमने सभी को देख लिया है और सभी को पढ़ भी लिया है यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है ये सीरीज, है ना, उत्तर प्रदेश स्पेशल की। ठीक है, तो औसत वृद्धि दर याद रखिएगा भारत की में, याद रखिएगा भाई डिफरेंस आ रहा है। हो गया? ठीक है, डिफरेंस आपका आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस याद रखिएगा। फिर पुरुषों में महिलाओं में अधिक हुई, तो भाई पुरुषों में अधिक नहीं हुई, महिलाओं में अधिक हुई थी। महिलाओं में ज्यादा थी, पुरुषों में क्या थी? पुरुषों में यहां से कम थी। ठीक है, पुरुषों में क्या थी? कम थी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, और आज अब हमारा टॉपिक जो है इसी पे, ठीक है, जनसंख्या घनत्व। क्या लिखेंगे? जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि भाई एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, यानी कि कह सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? एक किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व की बात की जाएगी तो प्रश्न ये बनेगा कि एक वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश को, लेकिन भारत का भी ओवरऑल पता कर लेंगे, और उत्तर प्रदेश का भी पता कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश में 829 लोग एक किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में रहते हैं। और भारत में कितने रहते हैं? तो भारत में 382 लोग जो हैं वो एक किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में रहते हैं। ठीक है, और फिर वही कहानी हमारी कि सबसे अधिक कहां पर?
यानी कि सर्वाधिक कहां पर, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहां पर है। क्योंकि हम पढ़ तो सिर्फ उत्तर प्रदेश रहे हैं ना, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहां पर है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है। वही हमारे प्रश्न सर्वाधिक न्यूनतम, आपका जो पूरा टॉपिक चलेगा वो सिर्फ इसी बेस पे चलेगा, सर्वाधिक न्यूनतम, सर्वाधिक न्यूनतम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व हमारा कहां पर है, तो चलिए सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है गाजियाबाद में। ठीक है, तो गाजियाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद वाराणसी में, फिर कह सकते हैं लखनऊ, क्या है फिर, लखनऊ में है। और फिर कह सकते हैं भदोही। टॉप 3 याद रखिएगा या टॉप 4 याद रखिएगा। ठीक है, और फिर जनसंख्या घनत्व है हमारा कानपुर में। कानपुर देहात है एक, और आपका एक कानपुर क्या है, नगर है। तो एक कानपुर देहात है और एक कानपुर नगर है, तो इसको याद रखिएगा अच्छे से। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका यहीं पर है। कम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपके ललितपुर में है। ललितपुर के बाद अगर बात करेंगे सोनभद्र में, फिर आपका हमीरपुर में। ठीक है, तो टॉप 3, एक टॉप 4 आपको याद रखने हैं, और बाकी आपकी मर्जी है, आप कितना भी याद कर सकते हैं, जितनी आप मेहनत कर सकते हैं। लेकिन ऐसी मेहनत क्या फायदा जो हमारे एग्जाम में ना आए। ठीक है, चलिए मैंने आपको 5 बता दिए हैं, आप भी 5 को याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि न्यूनतम जो है, सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो आपके ललितपुर में है, और उसके बाद सोनभद्र में है, फिर हमीरपुर में है, महोबा में है और चित्रकूट में है। सर्वाधिक कहां पर है, तो सर्वाधिक अभी हमने देखा कि सर्वाधिक जो है वो आपके कहां पर है। ठीक है, गाजियाबाद में क्या है, सर्वाधिक है। वाराणसी में है, लखनऊ में है, भदोही में है, और आपका याद बात करेंगे तो कानपुर नगर में भी यहाँ पर सर्वाधिक आता है। ठीक है, अब हम ओवरऑल पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे, और पॉइंट नंबर 3 में हेडिंग डाल लीजिएगा साक्षरता दर। क्या लिखना है हमको, साक्षरता दर। ठीक है, तो साक्षरता दर की अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो साक्षरता दर देखिएगा क्या होती है। साक्षरता दर जो हमेशा होगी वो 7 वर्ष या उससे अधिक, तो 7 से अधिक आयु वाले, 7 से अधिक आयु वाले व्यक्ति से की जाती है। तो जो व्यक्ति 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक आयु की एज को पूरी कर लेगा, तभी साक्षरता दर दी जाती है। तो साक्षरता दर कभी भी आप प्राइमरी स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि बच्चे का कान पकड़ के, भाई देखिएगा, अगर बच्चा ऐसे कान पकड़ लेता है तो उसका एडमिशन हो जाएगा। तो भाई क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा, मैं तो अपना कान पकड़ लेता हूँ। ठीक है, आपको पता होगा, और नहीं पता तो किसी से पूछिएगा कि बच्चा अगर कान पकड़ लेता है तो 7 वर्ष की आयु से अधिक व्यक्तियों के ऊपर साक्षरता रेट दर्ज किया जाता है। तो अगर उत्तर प्रदेश का साक्षरता रेट की बात करें, उत्तर प्रदेश का जो साक्षरता दर है, औसत साक्षरता दर आपकी कितनी है, 7, यानी कि औसत साक्षरता दर 67.7% है साक्षरता दर। ठीक है, औसत साक्षरता दर आपकी जो ओवरऑल है वो 67.7 है। तो 67.7 में जो साक्षरता दर होगी वो ओनली क्या पुरुषों की होगी, जो 7.7 में जो साक्षरता दर होगी वो ओवरऑल क्या पुरुषों की होगी या महिलाओं की भी होगी। तो यहाँ पे अगर पुरुषों की बात करें, पुरुषों की साक्षरता रेट है 77.3%, और महिलाओं की जो साक्षरता रेट है वो है आपके 57.2%, 57.2%। ठीक है, 57.2% है, ये पुरुषों की है, और एक इसकी है, ये आपकी महिलाओं की है। ठीक है, तो ओवरऑल आप मान के चलिएगा कि जो ओवरऑल 100% में से ओवरऑल 77.3 यहाँ पर है और 57.2 आपकी महिलाओं की है। तो ये तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा सकता है। अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि भाई सर्वाधिक साक्षरता रेट कहाँ पर है,
कि सर्वाधिक साक्षरता रेट जो है वो कहां पर है। आप इसी प्रकार नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और फिर हम कह सकते हैं कि यहां से न्यूनतम साक्षरता रेट कहां पर है। सर्वाधिक भी पूछी जा सकती है और न्यूनतम भी पूछी जा सकती है। तो सर्वाधिक कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षरता रेट है। और सबसे कम साक्षरता रेट याद रखिएगा श्रावस्ती में है, बस्ती में नहीं, जिसे हम बोलते हैं श्रावस्ती। तो सबसे अधिक साक्षरता रेट है वो गौतम बुद्ध नगर में है, और सबसे कम जो साक्षरता रेट है वो कितना है आपका, तो सबसे कम जो साक्षरता रेट है वो आपके श्रावस्ती में है। तो ये तो आपके लिए मोस्ट था। उसके बाद हम इसमें चलिए बात कर लेते हैं कि उसके बाद कहां पर है। तो उसके बाद कानपुर नगर, कानपुर नगर में है। कानपुर नगर के बाद औरैया, आपने सुना होगा औरैया का नाम। तो देखिएगा औरैया में तीसरा पॉइंट है साक्षरता का, इतना पढ़ा लिखा है आपका औरैया, ठीक है। इटावा, ठीक है। और फिर क्या होगा आपका गाजियाबाद। तो 5 आपके टॉप 5 मैंने आपको बता दिए जिसमें सबसे अधिक साक्षरता रेट है। आपके टॉप 5 में सबसे अधिक साक्षरता रेट है। और सबसे कम की अगर बात करेंगे तो सबसे कम आपके श्रावस्ती में है, फिर आपके बहराइच में है, ठीक है। कहां पर है आपके बहराइच में है। उसके बाद बलरामपुर, बलरामपुर, फिर बात करेंगे बदायूं, और उसके बाद आपके रामपुर, ठीक। फिर क्या होगा आपका रामपुर। तो सबसे कम साक्षरता आपके श्रावस्ती में है और सबसे अधिक साक्षरता आपके गौतम बुद्ध नगर में। मान लीजिएगा सबसे न्यूनतम पूछी गई श्रावस्ती ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा आपका बहराइच। वहां पर आपके सर्वाधिक में ऑप्शन में कानपुर नहीं है तो क्या होगा आपके कानपुर होगा। तो सर्वाधिक साक्षरता भी आप लोग अच्छे से रीड कर लिए हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक साक्षरता भी हमें पता चल गई है कि जो सर्वाधिक साक्षरता होने वाली है वो कहां पर होने वाली है। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो न्यूनतम साक्षरता हो गई आपकी, ठीक है। अब न्यूनतम, अब ये भी तो हमें देखना है कि पुरुष पुरुष साक्षरता कहां पर होगी। तो देखिएगा यहां पे चलिए लिख लेते हैं पुरुष साक्षरता, ठीक है। अब ओवरऑल अगर बात करें साक्षरता की तो पुरुष साक्षरता भी होगी, महिला साक्षरता भी होगी, ठीक है। पुरुष साक्षरता भी होगी, महिला साक्षरता भी होगी। तो पुरुष साक्षरता सर्वाधिक भी होगी और माइनस भी होगी। तो सबसे ज्यादा कहां पर होगी आपके गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा होगी और श्रावस्ती में सबसे कम होगी। तो पुरुषों का तो वही कॉन्सेप्ट है कि भाई गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा तुमको मिलेंगे और यहाँ पर सबसे कम मिलेंगे। महिलाओं की अगर बात यहाँ से कर ले ओवरऑल, महिलाओं की बात अगर ओवरऑल कर लें तो महिलाओं में कानपुर नगर में सबसे ज्यादा, ठीक है। कानपुर नगर में सबसे ज्यादा हो गई, ओवरऑल कानपुर नगर में सबसे ज्यादा हो गई। सबसे कम आपकी कहाँ होगी श्रावस्ती में। तो महिलाओं में थोड़ा सा अंतर देखने को मिला है। महिलाओं में अंतर देखने को ये मिला है कि जो सबसे ज्यादा साक्षरता रेट में आपकी देख कानपुर दूसरे नंबर पर है वो महिलाओं में आपका पहले नंबर पर है, ठीक है। ओवरऑल इतनी तो साक्षरता रेट हो गई। अब 2000, अब देखिएगा आप लोग एक बात समझिएगा कि जो 2011 से लेके अगर मैं बात करूं महिलाओं की साक्षरता रेट और पुरुषों की साक्षरता रेट में अंतर कितना था। तो देखिएगा ये अगर बात मैं करूं कि महिलाओं की साक्षरता दर और पुरुषों की साक्षरता दर में, ठीक है, महिलाओं की साक्षरता दर और पुरुषों की साक्षरता दर में कितना डिफरेंस था। तो 77.3 में से 57.2 को घटा देंगे तो आपका कितना था, ठीक है। यानी कि ओवरऑल अगर हम बोल सकते हैं यहां से तो कितना रहा होगा 20, यानी कि 20 इंटू 1% रहा होगा, ठीक है। तो प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता में अंतर कितना रहा। अंतर कितना रहा 20 रहा। इसमें से सर्वाधिक अंतर जो रहा है, सर्वाधिक यानी कि प्लस जो अंतर रहा है वो महाराजगंज में रहा है। कहां पर रहा है महाराजगंज में,
और जो सबसे न्यूनतम जो अंतर रहा है वो आपके कानपुर नगर में रहा। ठीक है, कानपुर देहात है, कानपुर नगर है, लेकिन आपको हर जगह कानपुर नगर ही पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो साक्षरता रेट में महिलाओं और पुरुषों का जो अनुपात है, जो रेशियो बना है, वो कितना बना है, 20.1 का अंतर रहा है। और महाराजगंज में सबसे ज्यादा रहा है और आपके कानपुर नगर में सबसे कम रहा है। पुरुष साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर आगे है, महिला साक्षरता में आपका कानपुर नगर आगे है सर्वाधिक में। श्रावस्ती महिलाओं की साक्षरता में कम है। ठीक है, और यहाँ भी श्रावस्ती है महिलाओं की साक्षरता में, तो सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिला है। ठीक है, और ओवरऑल जो आपका अंतर है वो महाराजगंज और कानपुर नगर में सबसे ज्यादा है। तो इस तरह हमने साक्षरता दर को भी कंप्लीट कर लिया कि जो हमारा साक्षरता दर का जो कॉन्सेप्ट बनता है उसको भी हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना है तब। ठीक है, वरना आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। तो हमने यहाँ से सभी को देखा है, देखिएगा। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं। ठीक है, तो कृपया इस पे ध्यान रखिएगा। अब हेडिंग डालेंगे लिंगानुपात। क्या हेडिंग पड़ेगी हमारी, लिंगानुपात। चलिए ऊपरी डाल देते हैं लिंगानुपात। ठीक है, तो लिंगानुपात हेडिंग डालेंगे सेक्स रेशियो। इसमें बात कर लेंगे भारत की और उत्तर प्रदेश दोनों की। भारत का लिंगानुपात है 943/1000, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। तो जो 57 बचे हैं, क्या उनकी शादी नहीं होगी, बताइएगा। उसमें से कुछ लोग भारत के राजनीतिज्ञ बन जाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की शादी नहीं होती, बेचारे राजनीतिज्ञ बन जाएंगे। तो इस तरह भी आपका क्या है कि जो 943 है, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 943। तो यूपी का स्टेटस देखिएगा, यूपी में तो बता रहा है कि 912 ही हैं 1000 पुरुषों पर। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 912 महिलाएं हैं। कोई व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो दो दो शादी कर लेते होंगे, है ना। कोई व्यक्ति ऐसे भी होंगे 3 कर लेते होंगे। क्या करो, 4 भी कर लेते, 5। अरे भाई इतना आजकल शायद दशरथ तुम थोड़ी ना हो कि जो 4 शादी करके भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी दूसरी शादी करके देखो, हालात खराब कर देगी पत्नी जो पहले वाली होगी तुम्हारी, है ना। तो कभी मन में विचार भी मत लाना। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो ना तो उसको भी आजकल सब रूल पता है। ठीक है ना। जब लड़की देखने जाओ ना तो सिंगल जाना, 4 लोगों को लेके मत जाना, वरना कभी लड़की पास ही नहीं होगी। कपड़े लेने जाओ तो हमेशा सिंगल जाना, 4 लोगों को लेके जाओगे तो कभी मन में क्या होगा, अच्छा है या नहीं है, ये सब बातें चलती रहती हैं। ठीक है ना। तो आपको जो पढ़ना है ना, आपको कॉन्सेप्टियल पढ़ना है। तो उसी प्रकार है ना कि देखिएगा 912 है। ठीक है, तो आपने ये तो अंदाजा लगा लिया कि 912, तो मृत्यु भी तो होती होगी, महिलाओं की भी होती है। देखा होगा कि महिलाओं की मृत्यु कम होती है लेकिन पुरुषों की मृत्यु ज्यादा होती है, क्योंकि 1000 है ना, तो मृत्यु तो होनी निश्चित है उनकी। ठीक है, अब देखिए लिंगानुपात सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो अब वही कहानी हमारी कि भाई सर्वाधिक कहाँ पर है और न्यूनतम कहाँ पर है। ठीक है, इसमें हमें शिशु लिंगानुपात भी पढ़ना होगा, तो थोड़ा सा इसी स्लाइड पे हम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सर्वाधिक। ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं सर्वाधिक। सर्वाधिक कहाँ पर है, यानी कि सबसे ज्यादा कहाँ पर है लिंगानुपात। और यहीं पर बात करेंगे तो न्यूनतम, सबसे कम कहाँ पर है। तो पहले तो वो डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एक एक डिस्ट्रिक्ट की बात सबसे पहले करो कि भाई सबसे पहले हम एक एक डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। ठीक है, कि एक एक डिस्ट्रिक्ट हमारा जो होगा सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर होगा ये हमें पता करना है। तो सर्वाधिक आपका जौनपुर में होगा और न्यूनतम कहाँ होगा, गौतम बुद्ध नगर में होगा। तो सर्वाधिक तो जौनपुर में होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक जौनपुर में और न्यूनतम आपका कहाँ होगा, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, न्यूनतम होगा आपके गौतम बुद्ध नगर में और सर्वाधिक कहाँ होगा, आपके जौनपुर में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आपका दूसरे पॉइंट पे क्या होगा, आजमगढ़। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे क्या होगा, आजमगढ़। ठीक है, तो सर्वाधिक आपका जौनपुर में है, दूसरे पॉइंट पे आपका क्या है, आजमगढ़। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट पे आपका आजमगढ़ बनता है। ठीक है, तो सबसे कम कहाँ पर है, सबसे कम आपका गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है,
उसके बाद देख लेते हैं कि देवरिया हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, देवरिया और बोले तो प्रतापगढ़, ये सर्वाधिक है आपका। देवरिया हो गया, प्रतापगढ़ हो गया आपका सर्वाधिक है। फिर हम कह सकते हैं बागपत, न्यूनतम में हमीरपुर, ये एक ही स्टेज पर हैं। बागपत और हमीरपुर जो हैं उनमें सेम आपका, ठीक है, सेक्स रेशियो लिंगानुपात क्या बनेगा, सेम बनेगा एकदम, ओके, सेम बनेगा वहां से। फिर हम कह सकते हैं कानपुर, बांदा और मथुरा में भी आपका जो स्टेटस है वो क्या बनेगा, सेम बनेगा। उसके बाद औरैया में बनेगा, कहां पर बनेगा, आपके औरैया में, ठीक है। तो इनका और इनका ये सेम ही है आपके, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है पेपर में आपकी। अब अगर यहीं पर हम लिंगानुपात में बात करें, शिशु लिंगानुपात की, ठीक है, शिशु लिंगानुपात की भी बात कर सकते हैं। तो शिशु लिंगानुपात की भी बात करें, तो शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो शिशु लिंगानुपात है आपका 902, ठीक है, 1000 बच्चों पर। तो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 902 है, कितने, 1000 बच्चों पर, ठीक है। तो सबसे कम जो है वो कहां पर है, सर्वाधिक कहां पर, सर्वाधिक को चलिए प्लस लगा लेते हैं और इसको आपको माइनस लगा लेते हैं। तो सर्वाधिक कहां पर है, बलरामपुर में, बलरामपुर में क्या है, सर्वाधिक है, ठीक है। तो बलरामपुर के बाद बात करेंगे संत कबीर नगर, संत कबीर नगर है आपका। फिर आपका सिद्धार्थ नगर, ये देखिएगा सिद्धार्थ नगर और आपका बहराइच सेम स्टेज पर है, ठीक है। तो सिद्धार्थ नगर और बहराइच आपके सेम स्टेज पर है। उसके बाद देखिएगा बागपत, गौतम बुद्ध नगर और आपका गाजियाबाद, कम कहां पर है, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर और कहां पर है, आपके गाजियाबाद में है, ठीक है। फिर कहां पर है, आपके गाजियाबाद में, ओके। फिर कहां पर है, आपके गाजियाबाद में। तो शिशु लिंगानुपात का ये स्टोरी आपको शायद याद रही होगी, है ना, ये शिशु लिंगानुपात की स्टोरी है कि न्यूनतम कहां पर है, ठीक है। तो ये स्टोरी तो हमको हो गई हमारी, ठीक है। तो लिंगानुपात के बारे में, यानी कि इंग्लिश में बोले तो सेक्स रेशियो है हमारा, ठीक है। तो सेक्स रेशियो जो है वो ओवरऑल उत्तर प्रदेश का कितना है, तो उत्तर प्रदेश का 912 है, शिशु में 902 है। एक प्रश्न पूछे पूछे जाएंगे, इनको कोई हराने वाला नहीं है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये न्यूनतम हो गया आपके, कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हेडिंग डालेंगे नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या, क्या डालेंगे, नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश में क्या है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो 77% अप्रॉक्स में क्या है, नगरीय जनसंख्या है। तो 77 पॉइंट आपका 73%, पूरा अगर लिखें तो 77.73% आपकी कैसी है, नगरीय जनसंख्या है ओवरऑल। और 22 पॉइंट जो आपका 23% है वो कैसी है, आपकी ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है। कैसी जनसंख्या है, आपकी ग्रामीण जनसंख्या है ओवरऑल। इस बात को, तो 1 से 10 लाख आबादी वाले नगरों की जो संख्या है वो 64 है, यानी कि 1 से 10 लाख आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है, 64। तो यहां लिखेंगे 1 से 10 लाख, तो ये 11 की जनगणना है ना, 1 से लेके 2000 और 1 से लेके 10 लाख वाले नगरों की जो जनसंख्या है वो संख्या जो है वो कितनी है, 64 है। और 10 लाख से अधिक वाले जो नगरों की संख्या है वो कितनी है, 7 है, ठीक है। ये याद रखिएगा, 1 से 10 लाख जो नगर हैं वो 64 हैं और 10 लाख से अधिक वाले कितने हैं, 7 हैं। तो सर्वाधिक 10 लाख नगरीय जनसंख्या कहां पर है,
तो 10 लाख वाली अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा 10 लाख का नगरीय जनसंख्या है कानपुर नगर में। कानपुर के बाद अगर बात करेंगे तो आपके लखनऊ में, और लखनऊ के बाद बात करेंगे तो गाजियाबाद में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, गाजियाबाद में। ठीक है, तो गाजियाबाद में सबसे ज्यादा होगी आपकी। उसके बाद देखिएगा सबसे बड़े बड़े नगर आगरा हो गया, मेरठ हो गया, ये भी आपका होगा आगरा और मेरठ। ठीक है, आगरा और मेरठ। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा आपके रहे होंगे, यानी कि 10 लाख वाले नगरों में 5 आपका सबसे बड़ा जो है वो आपका कानपुर है, फिर आपका लखनऊ है, फिर गाजियाबाद है, आगरा है और मेरठ है। ये आपके 10 लाख। 1 से 10 लाख वाले जो नगर हैं वो आपके कितने हैं, 64 नगर हैं। और 10 लाख से अधिक वाले जो नगर हैं वो कितने हैं आपके, ठीक है, वो कितने हैं आपके, 7 हैं। अब अगर देखिएगा नगर निगम कितने हैं, 17। अगर नगर निगम में पूछा जाए कि भाई नगर निगम सर्वाधिक कहां पर है, नगर निगम उत्तर प्रदेश में नगर निगम है 17। तो नगर निगम में सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, तो नगर निगम में सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, देखिए कानपुर भी नगर निगम है आपका। कानपुर भी क्या है, नगर निगम है। तो क्या सर्वाधिक जनसंख्या कानपुर में है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या नगर निगम में अगर बात करेंगे तो आपके लखनऊ है। लखनऊ के बाद आएगा कानपुर नगर, और कानपुर नगर के बाद आपका आएगा गाजियाबाद। ठीक है, कानपुर नगर के बाद आपका क्या आएगा, गाजियाबाद। ठीक है, कानपुर नगर के बाद गाजियाबाद, और उसके बाद क्या आएगा आपका आगरा। क्या आएगा, आगरा। तो अगर पूछा जाए ओवरऑल, ठीक है, तो 10 लाख से नगर आबादी वाले जो जिले हैं वो कितने हैं आपके, 7। तो ओवरऑल इतनी सी बात आपको स्पष्ट हो चुकी होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या रहती है 2011 के अनुसार अगर बात करेंगे तो ग्रामीण जनसंख्या, अब देखिए ग्रामीण जनसंख्या, तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ रहती है, इलाहाबाद में। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में। तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या रहती है गौतम बुद्ध नगर में, और सबसे ज्यादा कहाँ रहती है, तो सबसे ज्यादा रहती है इलाहाबाद में। ठीक है, तो इलाहाबाद में सबसे ज्यादा और सबसे कम, सबसे कम और सबसे ज्यादा। ठीक है, इलाहाबाद में सबसे ज्यादा और गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम जनसंख्या रहती है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या रहती है। ठीक है, अब देखिएगा इतनी तो बात हमें क्लियर हो गई एकदम, ये भी हमारा क्या हो गई, आप इसको याद फिलहाल रखिएगा। ये जो है ना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो यहाँ से स्टोरी बन रही है ना, ये जो स्टोरी आपकी बन रही है ना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि नगरीय प्रतिशत कितना है और यहाँ पर प्रतिशत कितना है। ठीक है, अब अगर बात करें कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है, तो चलिए देख लेते हैं। अब हेडिंग डाल देते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट लिख लेते हैं कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है। ठीक है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, या ग्रामीण बाद में लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है। ठीक है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है, ये बात। ठीक है, यहां से बात करेंगे तो सर्वाधिक कहां पर है और न्यूनतम कहां पर है। ये आपकी नगरीय पूछा है, ग्रामीण नहीं पूछा। तो सर्वाधिक कहां पर है, सर्वाधिक है आपके गाजियाबाद में, और न्यूनतम है आपकी कहां पर, श्रावस्ती में। ये बात आप याद रखिएगा। तो न्यूनतम आपकी श्रावस्ती में है और अधिकतम आपकी कहां पर है, गाजियाबाद में है। अगर मान लीजिए गाजियाबाद ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा नंबर पे क्या होगा, लखनऊ, और यहाँ पे क्या होगा आपका चित्रकूट। क्या होगा, चित्रकूट होगा। ठीक है, तो ये तो आपकी होगी। इसी प्रकार में अगर हम सर्वाधिक में ग्रामीण की बात कर लें कि ग्रामीण बताइएगा भाई सबसे ज्यादा कहां पर है, और ग्रामीण में बताइएगा कि सबसे ज्यादा कहां पर है
प्लस कर लेते हैं और ग्रामीण में बतानी है कि न्यूनतम कहाँ पर है। ग्रामीण में ही बतानी है कि आपके जो न्यूनतम है वो कहाँ पर है। ठीक है, ग्रामीण में ही आपको बतानी है कि न्यूनतम, मतलब बात वही है, यहाँ से इसको लेके चले आए और यहाँ से इस पे देखा। तो ग्रामीण में सबसे ज्यादा इलाहाबाद में है, अभी मैंने आपको लिखाया भी था कि ग्रामीण में सबसे ज्यादा कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। और आपका न्यूनतम में कहाँ पर है, तो न्यूनतम में गौतम बुद्ध नगर है सबसे कम। गौतम बुद्ध नगर है आपके न्यूनतम में। इलाहाबाद के बाद आजमगढ़ देख लेते हैं कि भाई आजमगढ़, ठीक है, और आपके महोबा, आजमगढ़ और महोबा में, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ से, ओके। तो यहाँ से आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ कि न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है और सबसे ज्यादा कहाँ पर है, ठीक है। अब हम करेंगे कि धर्म आधारित जनगणना की बात करें, ठीक है। कैसे धर्म आधारित, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, धर्म आधारित आधारित जनगणना, ठीक है। तो सबसे बड़ा धर्म जो है हमारा वो क्या है, हिंदू। सबसे बड़ा धर्म है जो हमारा हिंदू है, कितना है 79। तो 79% जो है वो आपके हिंदू रहते हैं। अगर ओवरऑल अगर बात करेंगे तो 79.73%, 73%। तो पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा धर्म हिंदू है। और पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में तीसरा सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो कैसे करोगे, जब पता होगा ना तभी तो कर पाओगे, जब पता नहीं होगा तो करोगे क्या। ठीक है, 19.26 कि तीसरा सबसे बड़ा धर्म है आपका सिख धर्म, जिसका प्रतिशत है आपका 32%। याद रखिएगा, तो सभी आपके धर्म आते हैं, फिर ईसाई आपका आता है, ईसाई के बाद आपका कौन सा आता है, बौद्ध आता है या जैन आता है, तो जैन आ गया आपका, जैन के बाद आपका बौद्ध आता है, ठीक है। तो बुद्ध आपके आता है, बौद्ध धर्म आता है, जिसका प्रतिशत आपका सबसे कम उत्तर प्रदेश में, सबसे कम किसका, बौद्ध धर्म का, और सबसे अधिक किसका, हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म के बाद आपका मुस्लिम धर्म का, ठीक है। तो सबसे कम, सबसे कम प्रतिशत, तो तीसरा सबसे बड़ा सिख। और ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया कि तीसरा सबसे बड़ा क्या होगा, सिख होगा। तो अगले नेक्स्ट चौथा भी पूछ सकता है, ठीक है। तो धर्म आधारित आपकी बात करेंगे, ठीक है, पारसी नहीं पाए जाते बिल्कुल भी, ओके। तो यहाँ से स्पष्ट हुआ आप लोगों को शायद पूरी तरह से, देखो क्लियर हुआ आपसा, नहीं हुआ, ठीक है। तो बताइएगा कि आपका क्लियर हो रहा है यहाँ से या नहीं हो रहा है, या ऐसे ही लॉलीपॉप की तरह खेल रहे हो, ठीक है। ये बताइएगा कि क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। हो रहा है ना क्लियर। तो ग्रामीण हो गई आपकी, टोटल ओवरऑल ये जनसंख्या आपकी हो गई। कंप्लीटली देखेंगे, परेशान मत हो। अब हेडिंग डालेंगे अनुसूचित जातियां, क्या डालेंगे, अनुसूचित जातियां, ठीक है। अब हम देखेंगे अनुसूचित जातियां, ठीक है। तो अनुसूचित जातियां दो, अनुसूचित जनजातियां देखो या अनुसूचित जातियां पहले देखो, ठीक है, इसी में देख लेंगे अनुसूचित जातियां, ठीक है। तो अनुसूचित जातियां बोले या अनुसूचित जनजातियां बोले, ठीक है। तो प्रदेश की अगर बात करेंगे कुल जनसंख्या का, प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.69% है, 20.69% है, ये यूपी में है कुल जनसंख्या का। और अगर भारतवर्ष की बात करेंगे तो 16.6% है भारत की कुल जनसंख्या का, ठीक है। तो ए भी क्या है, अधिक है, भारत के औसत से क्या है, अधिक है। ये देखिएगा, ए भी, इसमें भी स्टेटमेंट लेवल का क्वेश्चन बन सकता है कि ये भी भारत के औसत से क्या है, अधिक है, ठीक है। तो भारत के औसत से क्या है, ए भी अधिक है भारत के औसत से, ठीक है। तो देश में सर्वाधिक जनजातियों वाला जो राज्य है, सर्वाधिक जातियों वाला जो राज्य है वो क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो लिख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जातियों वाला जो राज्य है उसमें पहला स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का है।
ठीक है, पहला स्थान किसका हुआ भाई? तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश का हुआ। और यही अगर प्रतिशतता के आधार पर पूछा जाएगा कि प्रतिशतता के आधार पर कौन सा राज्य होगा सबसे ज्यादा, तो प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज्यादा पंजाब होगा। ठीक है, प्रतिशतता के आधार पर पंजाब होगा। लेकिन आपको एक बात अभी और भी देखने को मिलेगी इसमें। ठीक है, अब अगर बात करें कि एससी वाले जिले, ठीक है, एससी सर्वाधिक देखते हैं। ठीक है, इसी पे पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे तो यहीं पर बात कर लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे सर्वाधिक एससी वाले जिले, दिख रहा है सभी को? इसी स्लाइड पे पूरी बात मुझे करनी है जातियों की। सर्वाधिक एससी वाले जिले, ये सर्वाधिक एससी वाले जिले, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट। ठीक है, शेड्यूल कास्ट की अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कहां पर है? आपके सोनभद्र में। सर्वाधिक एससी वाले में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कहां पर है? सोनभद्र में। सॉरी, जनजातियों की बात नहीं, आपके एससी की बात करी जा रही है। ठीक है, तो सोनभद्र नहीं होगा, सबसे ज्यादा कहां पर होगा? सीतापुर। ठीक है, सीतापुर के बाद इलाहाबाद। ठीक है, क्या होगा? इलाहाबाद होगी। इलाहाबाद के बाद हरदोई। ठीक है, हरदोई के बाद आजमगढ़। और आजमगढ़ के बाद लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी। ये तो सर्वाधिक एससी वाले जिले हैं। और यहीं पर अब हम देखेंगे कि न्यूनतम एससी वाले जिले, न्यूनतम एससी वाले जिले। तो न्यूनतम में क्या आएगा? तो न्यूनतम में क्या आएगा? बागपत आएगा, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर। क्या आएगा? बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर। बागपत, श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर, ये किस में आएंगे? ये आपके न्यूनतम में आएंगे। ये किस में आएंगे? तो भाई ये न्यूनतम में आएंगे। अगर और भी हम लिखें तो महोबा भी लिख सकते हैं। महोबा हो गया और ललितपुर हो गया। महोबा हो गया और आपका ललितपुर हो गया। ठीक है, तो महोबा हो गया और ललितपुर हो गया। ओके, ओवरऑल अब अगर हम बात करें कि जो प्रतिशतता है सबसे ज्यादा वो कहां पर है, तो सर्वाधिक प्रतिशतता की अगर बात करेंगे तो देखिएगा, प्रतिशतता ऊपर लिख लेते हैं, एक ही एक लिखना है प्रतिशतता में। प्रतिशतता की अगर बात करेंगे तो सर्वाधिक एससी की प्रतिशतता है आपके कौशाम्बी में, कौशाम्बी में। और न्यूनतम जो प्रतिशतता है, अगर न्यूनतम प्रतिशतता की बात करें, प्रतिशतता के स्टेज पर भी आता है, तो न्यूनतम जो प्रतिशतता है वो आपके बागपत में ही है। कहां पर है? बागपत में। तो सर्वाधिक में तो चेंज हो गया, लेकिन अगर न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम कहां पर है? आपके बागपत में ही आपकी ओवरऑल न्यूनतम भी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों में जो लिंगानुपात है वो कितना है? 907 है। लिंगानुपात कितना है? 907 है 1000 पर। ठीक है, 907 है आपका 1000 पर। ठीक है, तो इतनी सी बात हमें स्पष्ट हो चुकी है, शायद इतनी सी बात हम भूलेंगे नहीं। अब अगर अनुसूचित जातियों की बात करें, ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट यहां से पढ़ेंगे अनुसूचित जातियों का। ठीक है, चलिए अनुसूचित जातियों का कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इसी में मैंने आपको बताया, इसी स्लाइड में पढ़ेंगे तो अनुसूचित जातियों का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अनुसूचित जनजातियां, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों का। ठीक है, तो अनुसूचित जनजातियों की बात करेंगे। तो अनुसूचित जनजाति देखिएगा, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में मात्र 0.75% है। उत्तर प्रदेश में 0.75% है। लेकिन अगर भारत में बात करेंगे तो भारत में इनका प्रतिशत जो है वो आपका 8.6 है। कितना? 8.6 है। अनुसूचित जनजातियों का जो प्रतिशत है भारत में वो कितना है? 8.6% है। ठीक है, और अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि सर्वाधिक कहां पर होगी, अगर इसका मैं बात करूं कि इनका लिंगानुपात कितना होगा, तो 951/1000 इनका क्या होगा? लिंगानुपात होगा। एससी का कितना होगा? 907/1000। अगर मैं यहां से बात करूं कि भाई सर्वाधिक
एसटी वाले जिले और न्यूनतम एसटी वाले जिले। ठीक है, जगह कम है तो थोड़ा देखिएगा जिससे एक ही स्लाइड में हमारा कंप्लीट हो जाए। कि न्यूनतम क्या होगा, तो सर्वाधिक एसटी वाला जिला जो होगा वो क्या होगा, सोनभद्र। सोनभद्र सर्वाधिक एसटी वाला जिला होगा। और न्यूनतम वाला कौन सा होगा, तो न्यूनतम होगा आपका बागपत। यहाँ भी आपका एससी में भी न्यूनतम कौन सा है, तो एससी में भी न्यूनतम क्या है, बागपत है। दूसरा देख लेते हैं, तो दूसरा आपका बलिया होगा और यहाँ पर क्या होगा, कन्नौज होगा। क्या होगा न्यूनतम में, फिर होगा हमारा कन्नौज। इतनी बात आप याद रखिएगा, ये कहानी आपके एसटी की है। एसटी के प्लस है और माइनस है, यानी कि सर्वाधिक है और न्यूनतम है। इतनी बात आपको याद हो गई। प्रतिशतता की बात करेंगे तो प्रतिशतता में भी क्या है, सेम है। ठीक है, प्रतिशतता की बात करेंगे तो सोनभद्र और बागपत एकदम क्या है, सेम है प्रतिशतता के आधार पर भी। ठीक है, ओके, प्रतिशतता के भी आधार पर भी क्या है, सेम है। चलिए प्रतिशतता की बात कर लेते हैं। तो प्रतिशतता के आधार पर सेम है, यानी कि सबसे ज्यादा है आपके सोनभद्र में। दूसरा आपका क्या होगा, तो दूसरा आपका जो होगा, ठीक है, वो आपका बागपत। सबसे ज्यादा सोनभद्र। दूसरा आपका यहाँ पे ललितपुर। यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या होगा, ललितपुर होगा। यहाँ पे प्रतिशतता की बात करेंगे तो बागपत होगा। और दूसरे नंबर पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे प्रतिशतता में क्या होगा, कन्नौज होगा। ठीक है, तो सेकंड प्लेस तो हमारा बदल गया। ये देखिएगा, ये न्यूनतम है और ये क्या है, ये प्लस है, यानी कि अधिकतम है। ठीक है, स्लाइड मस्त लग रही है एकदम, एकदम बहुत बढ़िया आपको लग रही होगी। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोगों को हो गई है याद। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शायद यहाँ से आप लोग कर लोगे। ठीक है, ओके, तो चलिए अब इतनी हमारी जनगणना की एक कंप्लीट बात में सिर्फ एक पॉइंट हमारा और बचा है। ओवरऑल देख लीजिएगा, एकदम स्पष्ट है, शायद आप लोग नोट्स बनाइएगा तो आप लोगों को स्पष्ट होगी। ठीक है, अब कार्य सहभागिता दर की बात करेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो कार्य सहभागिता दर की बात करेंगे। ठीक है, तो कार्य सहभागिता दर कितनी है हमारी, रीडिंग डालेंगे। कार्य सहभागिता दर, तो कार्य सहभागिता दर यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बात करेंगे तो कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो आपके कार्य सहभागिता की दर में आते हैं, 32.9% लोग जो हैं वो आपके कार्य सहभागिता की दर में आते हैं। कार्य सहभागिता की जो दर है, यानी कि कार्य करने की जो दर है वो कितनी है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बात करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में आपके है 34.4%। और शहरी क्षेत्रों में जो आती है वो आपके 31.2% है। तो शहरी क्षेत्रों में 31.2% है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में कितनी है, 31.2% है। और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है, 34.4% है। ठीक है, इसमें आप याद रखिएगा इतनी बात को। ठीक है, अब अगर बात करें अंतिम पॉइंट की, तो सलम आबादी की भागीदारी कितनी है 2011 के अनुसार, भागीदारी की आबादी कितनी है, तो हम कह सकते हैं 9.5% है। कितनी है, 9.5% है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार जो सलम आबादी है वो कितनी है, 9.5% है। जो सबसे ज्यादा कहां पर है, तो सबसे ज्यादा मेरठ में मिलेगी आपको। मेरठ, आगरा, सबसे ज्यादा कहां मिलेगी, मेरठ, आगरा। ठीक है, कानपुर, लखनऊ और गाजियाबाद। कानपुर मिलेगी, लखनऊ में मिलेगी और आपके ओवरऑल गाजियाबाद में मिलेगी। ठीक है, तो ओवरऑल इतनी बातों पर आपकी सलम, इसकी जो साक्षरता रेट है, जो इसका साक्षरता दर है, इस आबादी का जो साक्षरता दर है वो अप्रोक्स में आपका 67% है। कितनी है साक्षरता दर, तो इसमें जो साक्षरता दर आपकी ओवरऑल है वो आपकी 67%, आपके नहीं 67% नहीं आपका, ठीक है 69% है।
कितना है 69% है। ठीक है, कितना है 69% है आपका। ठीक है, ओवरऑल कितना प्रतिशत है, तो 69% है। ठीक है, तो देखिएगा हमने आपको इस सभी स्टेज पे पढ़ाया है। ठीक है, जितनी भी हैं, यानी कि हम देखेंगे, देखिएगा यहाँ से हमने देखना स्टार्ट करा। सबसे पहले हमने जनगणना की चर्चा की कि जनगणना किस प्रकार से होती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्षेत्रफल देखा, जनसंख्या देखा। फिर यहाँ से हमारे टॉपिक स्टार्ट होते हैं जनगणना के। कुल आबादी होता है पहला टॉपिक, उसके बाद इसी में होता है 0 से 6 की। फिर यहाँ पे वृद्धि दर का तीसरा पॉइंट, फिर जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद में साक्षरता दर होती है हमारी। ओके, फिर लिंगानुपात हमारा होता है। फिर नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या हमारी होती है। ठीक है, फिर न्यूनतम जनसंख्या होती है हमारी। फिर हमारा अनुसूचित जातियां होती हैं। फिर हमारा कार्य सहभागिता होती है। अब हमारे प्रश्न है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है ना। वे मैंने आपको इसमें नहीं पढ़ाया, लेकिन पहले में पढ़ाया था, तो इसमें क्षेत्रफल की बात करेंगे। क्या, लखीमपुर खीरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो क्या है, लखीमपुर खीरी है। ठीक है, ओके, याद रखिएगा क्या है, लखीमपुर खीरी है। मैंने आपको पढ़ाया था पहले वाले में। ठीक है, ओवरऑल। अब फटाफट करेंगे। 2011 की जनगणना पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो पुरुष साक्षरता दर देखिएगा, एक एक पॉइंट स्पष्ट है, मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगा नहीं कि मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो कितनी है, 77.3 है। ठीक है, कितनी है, 77.3 है। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है, अभी पढ़ाया था। शिशु लिंगानुपात कितना है, 902 है। अब आप देखिएगा उधर से। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल महिला आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है, तो महिला आबादी आपकी 47.71 है, जिसमें ओवरऑल अगर बात करेंगे तो कितनी है आपकी, 48% है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक है, तो लिंगानुपात का जो विभेद है वो सर्वाधिक कब से कब तक रहा था, तो देखिएगा 1991 से लेके 2001 में सर्वाधिक रहा था। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कब थी, तो दशकीय वृद्धि दर भी आपकी 1991 से लेके 2002 तक थी। ठीक है, 1991 से 2002 तक थी। ठीक है, सांद्रता बताइएगा सबसे ज्यादा कहां पर है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सांद्रता कहां पर है, ठीक है बताइएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सांद्रता कहां पर है, किसमें, एसटी की सबसे ज्यादा। तो एसटी सबसे ज्यादा कहां मिलेगा आपको, सोनभद्र में मिलेगा। ठीक है, एसटी सबसे ज्यादा सोनभद्र में ही आपको मिलेगा देखने को। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के केवल नगर निगम में 10 लाख सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम बताइए। तो 10 लाख की जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम क्या होगा। ठीक है, तो 10 लाख की जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम क्या होगा, ये आपको बताना है। तो क्या होगा, लखनऊ होगा, कानपुर होगा यहाँ पर। अब लखनऊ कानपुर के बाद यहाँ पर क्या होगा, गाजियाबाद या आगरा। ठीक है, तो आप देखिएगा, मैंने आपके लिए इसलिए नहीं बता रहा हूँ पूरा डिटेल, क्योंकि मैं आपको पूरी डिटेल पढ़ा चुका हूँ इससे पहले इसी क्लास में, है ना। निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बताइएगा कहाँ पर है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ होगा, गाजियाबाद में होगा। सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला कौन सा है, अभी पढ़ाया लास्ट ही पॉइंट, कौन सा होगा, मेरठ। निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है, तो सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा होगा, गाजियाबाद। आपके लिए है सब प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अनुसार किस धर्म का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है, मैंने आपसे बोला भी था, पूछा गया है किसका। ठीक है, सिख का है 0.32%। उच्चतम साक्षरता दर कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर देखिएगा। अब इसमें गौतम बुद्ध नगर नहीं है, ये भाई खेल गया। गौतम बुद्ध नगर नहीं है तो क्या होगा आपका, कानपुर नगर होगा। अगर गौतम बुद्ध नगर नहीं है तो क्या होगा आपका, कानपुर नगर होगा। 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, अब इसमें तो गौतम बुद्ध नगर है आप। ठीक है, 2011 की जनगणना का भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, अब देखिएगा फिर से घूम गया, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ मिलेगी आपको, सीतापुर में मिलेगी। ठीक है,
2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। और क्या बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार? ठीक है, कि भाई साक्षरता दर वाले 4 जिलों का आरोही क्रम बताना है आप लोगों को। तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा है, फिर कानपुर नगर में है। तो गौतम बुद्ध नगर और फिर कानपुर, फिर औरैया और फिर गाजियाबाद। ठीक है, या औरैया या इटावा, क्या होगा बताइएगा इसमें? तो क्या होगा? सबसे ज्यादा साक्षरता दर आपकी गौतम बुद्ध नगर होगा, कानपुर होगा, ये तो दोनों ठीक है। फिर औरैया आपका होगा, ठीक है, फिर आपका इटावा होगा। तो आपका ए वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है, अभी देखिएगा इतने सारे प्रश्न हैं आपके लिए। ये देखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। हम्म ठीक है, अब देखो कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, बिल्कुल। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देवरिया है, नहीं। क्या है? जौनपुर। ठीक है, सर्वाधिक न्यूनतम घनत्व वाला जिला जो है वो ललितपुर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। निम्नलिखित नगरों की जनसंख्या क्या है? राज्य का जनसंख्या वाला क्या है? कानपुर है, तो 1 और 4। ठीक है, ओवरऑल अगर बात करें तो आपका ललितपुर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्या होगा? ललितपुर। ठीक है, आपका जो यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जो बनेगा वो क्या बनेगा? ललितपुर। ठीक है, तो देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो श्रावस्ती है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका देवरिया नहीं होगा, क्या होगा आपका? जौनपुर होगा। तो दूसरा वाला तो गलत हो गया। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका क्या है? ललितपुर है। नगर निगम क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला क्या है? कानपुर है। ठीक है, तो देखिएगा आपका जो सही होगा वो क्या होगा? तीसरा। ठीक है, ये देखिएगा, और यहाँ पर जो होगा वो आपका क्या होगा? लखनऊ होगा। ठीक है, तो 1 और 3 यानी कि ये आंसर हमारा एकदम ठीक होगा। ठीक है, 2011 के अनुसार राज्यों में बालकों पर शिशुओं की जनसंख्या का प्रतिशत है, यानी कि लिंगानुपात पूछ रहा है शिशुओं का, कितना है? 902। ठीक है, कितना है शिशुओं का? 902 है। और ओवरऑल बात करेंगे तो 912 है। अवधि में प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर रही है, तो देखिएगा प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर आपकी 20.22 रही है। ठीक है, 2000 घटते हुए क्रम में बताइएगा जनसंख्या के आधार पर। सबसे ज्यादा जनसंख्या इलाहाबाद में, फिर मुरादाबाद में, यानी कि पहले पहला आएगा फिर थर्ड आएगा, पहला और थर्ड, ये आपका राइट है। ठीक है, फिर आएगा गाजियाबाद, फिर आएगा आपका लखनऊ। किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? तीसरी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? देश की जनसंख्या का 16.5% है, तो बिल्कुल ठीक है। देश के सर्वाधिक यहाँ देश में सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। 10 की इसकी वृद्धि दर आपकी इतनी है, उत्तर प्रदेश से अगर रिलेटेड है तो 10 की आपकी इतनी नहीं, आपकी इतनी है। ठीक है, लिंगानुपात 912 है, तो ए वाला प्रश्न गलत हो सकता है। अगर उत्तर प्रदेश से पूछ रहा है तब, तो 10 की कितनी है आपकी? 17.7 नहीं है, 20.22 है। बताइएगा कौन से कथन सत्य हैं या सत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में चौथा है, मैंने आपको पढ़ाया है। देश की जनसंख्या का इतना है, देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत 16.5 है, बिल्कुल ठीक है। यौन अनुपात औसत राष्ट्रीय आय से अधिक है। साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत आयु से कम है। कौन से कथन जो हैं वो सही हैं? तो 1, 2
ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है, तो पहला और दूसरा ही सही है, बाकी दोनों गलत। ठीक है, के अनुसार प्रदेश के किस जिले में कम महिला साक्षरता दर है? तो सबसे कम महिला साक्षरता दर किस जिले में होगी? अब देखिएगा, महिला साक्षरता दर अगर देखी जाएगी तो देखिएगा, मैंने आपको यहाँ पे साक्षरता दर में पढ़ाया था। ठीक है, मुझे पता है ये लोग क्वेश्चन आप लोग डाउट में ले जाएंगे। ठीक है, तो आपको डाउट नहीं करना है। ठीक है, साक्षरता रेट में देखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया कि न्यूनतम साक्षरता रेट भी आपका महिलाओं का श्रावस्ती में ही रहा था। देखिएगा, श्रावस्ती में ही रहा था महिलाओं का। ठीक है, देखिएगा, महिलाओं का अधिकतम भी श्रावस्ती में है और न्यूनतम भी श्रावस्ती में है पुरुष का। तो इसका आंसर क्या लगाए हम? तो इसका आंसर आपके श्रावस्ती लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाएंगे इसका? ठीक है, अब देखिएगा, श्रावस्ती है नहीं वहां पे। क्या है? श्रावस्ती है नहीं भाई, एग्जामिनर खेल गया, तो श्रावस्ती नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा, श्रावस्ती नहीं है तो कहां पर होगा? आपके बलिया में होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद इलाहाबाद। जनगणना सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला चौथी बार रिपीटेड है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे कम जनसंख्या महोबा में है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पढ़ा है। 10 लाख वर्षीयों की, 10 लाख से अधिक नगरों की संख्या 7, 1 से 10 लाख 64। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दूसरी बार रिपीट, महोबा। ठीक, क्वेश्चन की समाप्ति ये देखिएगा, इतने सारे प्रश्न, इतने सारे प्रश्नों की व्याख्या आपको अगर मैंने पढ़ाई है तो आपके लिए मोस्ट अपॉर्चुनिटी साबित होने वाली है। तो अब हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करिएगा। ये हमारी 3rd वीडियो, जिसे हम कहते हैं जनसंख्या परिदृश्य। 4थी वीडियो आपके लिए जनजातियों से संबंधित फिर से आने वाली है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद खनिजों से रिलेटेड आएगी। तो लगातार बने रहिएगा, आपको कहीं जाना नहीं है। 20 चैप्टर में यूपी स्पेशल की ऐसी समाप्ति करेंगे कि ऐसी समाप्ति आज तक आपने देखी भी नहीं होगी। ठीक है, तो थैंक्स, दोबारा फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, और कृपया करके आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ इसी कमेंट्स बॉक्स में लिंक के नीचे आपको वीडियो समाप्त होने के बाद में पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।